पलक, अनु और सीमा तीनों ही रसोई में काम कर रही थी। तभी पलक फ्रिज के ऊपर रखा एसी का रिमोट उठाती है और कूलिंग कम करते हुए बोलती है। भगवान, पता नहीं हमारे ससुराल वालों को एसी की हवा खाने का क्या शौक है। रसोई तक में एसी लगवा रखा है। हमने तो कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमें ऐसा ससुराल मिल जाएगा जहाँ हर कमरे में एसी लगा होगा। सच में शादी से पहले तो ऐसे लगता था जैसे गर्मी से बुरा कोई मौसम ही नहीं होता है। लेकिन अब शादी के बाद तो पता ही नहीं लगता कि गर्मी कब आती है और कब जाती है। हमें कुछ होश ही नहीं होता। सच में शादी करके तो हमारे दिन ही पलट गए हैं। इतना बढ़िया और इतना अच्छा ससुराल मिला है हमें। बिल्कुल सही। अब तो ना गर्मी का पता लगता है ना किसी और मौसम का पता लगता है। सारे मौसम एक जैसे ही लगते हैं। हम तीनों बहनों ने कोई पुण्य का काम किया होगा, तभी हम तीनों को ऐसा घर मिला है। ऐसे ही तीनों बहुएं आपस में बात कर रही होती हैं कि तभी वहाँ पर उनकी सास ममता आ जाती है और ममता कहती है, अरे नाश्ता बन गया क्या? और कितना समय लगेगा? जी माँ जी, सब कुछ बनकर तैयार है। आप बैठ जाइए, हम अभी नाश्ता लेकर आ रहे हैं। ठीक है, जल्दी से ले आओ। तीनों बहुएं मिलकर सारा बना हुआ नाश्ता टेबल पर लगा देती हैं और सभी लोग एसी की हवा में बैठकर आराम से नाश्ते का मजा ले रहे होते हैं। सीमा, अनु और पलक तीनों ही गरीब परिवार में पली बड़ी लड़कियां थी। तीनों ने हमेशा से ही गरीबी और भूखमरी का सामना किया था, लेकिन तीनों की शादी किस्मत से एक ही घर में हुई थी। जहां शादी से पहले तीनों बहनों को सारी गर्मियां बस एक पंखे के नीचे बितानी पड़ती थी, तो वहीं शादी के बाद तीनों को एसी वाला ससुराल मिला था, जहां सारा दिन वो लोग बस एसी की हवा में रहा करते। ऐसे ही नाश्ता करते करते लाइट चली जाती है और एसी बंद हो जाता है। तभी ममता बोलती है, अरे रे, ये क्या हो गया? सुबह सुबह लाइट को जाना था क्या? नाश्ते के वक्त सारा मूड खराब हो गया। माँ जी, आप चिंता क्यों करती हैं? घर में कितनी ठंडक है, आप आराम से नाश्ता कर लीजिए। बिल्कुल माँ जी, सारा दिन हमारे घर में एसी चलता है। हमारा घर शिमला से कम थोड़ी है। नहीं बहू, जब तक मुझे एसी की हवा महसूस ना हो ना, जब तक मुझे मजा नहीं आता खाना खाने में। पर माँ जी, घर तो पहले ही कितना ठंडा है। ऐसे में अगर थोड़ी सी देर लाइट चली जाएगी तो क्या ही हो जाएगा। तुम नहीं जानती बहू, मैं ना अपने मायके में भी सारा दिन ना एसी की हवा में ही बैठती थी, और अब ससुराल में तो तुम यहाँ पे देख ही रही हो कि मैं दिन भर एसी में रहती हूँ। इसलिए बहू, मुझे ना बिना एसी के ना रहा नहीं जाता। लेकिन माँ जी, अब तो गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे में लाइट का कटना भी तो बिल्कुल जायज है। जी माँ जी, छोटे मोटे कट तो लगते ही रहेंगे। आप आराम से नाश्ता कीजिए ना, इतनी चिंता क्यों कर रही हैं? अगर ऐसे ही लाइट जाती रहेगी तो मैं एसी की हवा कैसे खाऊंगी? नहीं, एसी की हवा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मुझे पता चल गया अब मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहकर ममता नाश्ते की टेबल से उठती है और जल्दी से अपने फोन से किसी को फोन करती है और शाम तक उनके घर में एक जनरेटर आ जाता है। इस जनरेटर को देखकर तीनों बहुएं हैरान हो जाती हैं। तभी वहाँ पर ममता आती है। माँ जी, जनरेटर किस लिए आया है हमारे घर पर? माँ जी, हमें भला जनरेटर की क्या जरूरत है? कोई खास तरीके का फंक्शन होने वाला है क्या हमारे घर में, माँ जी, जिसके लिए जनरेटर आया है? नहीं, घर में कोई फंक्शन नहीं है। ये जनरेटर तो मैंने मंगवाया है अपने एसी चलाने के लिए। अगर कभी कभार लाइट चली भी गई ना, तो ये जनरेटर चालू करके फटाफट में एसी ऑन कर लूंगी। हे भगवान, सिर्फ एसी चलाने के लिए माँ जी आपने नया जनरेटर खरीद लिया? इतने पैसे लगाने की क्या जरूरत है माँ जी? हमारे घर में कितने सारे एसी लगे हुए हैं। हमारा घर तो सारे दिन ठंडा ही रहता है। बिल्कुल माँ जी, और वैसे भी आपको थोड़ा बिना एसी के भी रहना चाहिए। देखो बहू, इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना, ये डिसाइड करने वाली मैं हूँ, तुम नहीं। चाहे आग लग जाए, आंधी तूफान आ जाए या कहीं का खंभा उखड़ के गिर जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस एसी की हवा चाहिए। अब तो लाइट जाए तो जाए, मुझे तो चिंता है ही नहीं। इतना कहकर ममता वहाँ से चली जाती है। सीमा, अनु और पलक ये अपने ससुराल वालों को एसी का ज्यादा इस्तेमाल करने से रोका करती थी, लेकिन घर पर कोई भी उनकी बात नहीं सुनता था। हमेशा ही उनका मुंह बंद करवा दिया जाता। ऐसे ही एक दिन एक दोपहर को खाना बनाकर तीनों बहुएं डाइनिंग टेबल पर लगाती हैं। ममता और बाकी सभी लोग खाना खाने के लिए टेबल पर आ जाते हैं। तीनों बहुएं मिलकर सभी को खाना परोसती हैं। तभी सीमा का पति दिनेश खाने को छूकर बोलता है, ये क्या है सीमा, सारा खाना तो ठंडा हो चुका है।
हम तीनों ने तो गरम गरम खाना ही लगाया था टेबल पे। वो एसी चल रहा है ना, तो इस वजह से शायद सारा खाना जल्दी ठंडा हो गया है। रुक जाइए, मैं खाना गर्म करके लाती हूँ और साथ में एसी भी बंद कर देती हूँ। पागल हो गई है क्या बहू? भला ये एसी क्यों बंद करना? क्योंकि माँ जी इसकी वजह से बार बार खाना ठंडा हो रहा है। अरे तो मुंह क्या देख रही हो, एसी बंद करो और जाके खाना गर्म करके ले आओ। पर जी अगर थोड़ी देर एसी बंद भी हो जाएगा तो क्या ही हो गया, खाने को बार बार गर्म करने से अच्छा नहीं लगता है। एक ही बार एसी बंद करके आराम से गर्मा गर्म खाने का मजा ले लीजिए। बहू, तुझसे मैंने कितनी बार कहा है ना कि घर में एसी बंद नहीं होगी तो नहीं होगी। आ गई बात समझ? अब सीमा और अनु सारा खाना उठाकर वापस से रसोई में ले जाती हैं और फिर उसे गर्म करके लेकर आती हैं, जिसके बाद सभी लोग गर्मा गर्म खाना खाते हैं। दिनेश, ममता और बाकी सभी लोग एसी की हवा में बैठकर ही खाना खाते हैं और उसके बाद अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। जिसके बाद सीमा, अनु और पलक तीनों खाना खाने के लिए बैठती हैं। लेकिन सबसे पहले सीमा एसी को बंद करती है और बोलती है, अभी एसी भी थोड़ी देर सांस ले लेगा, नहीं तो 24 घंटे तो चलता ही रहता है। सही बोल रही हो बिल्कुल, इन लोगों को एसी में रहने की बहुत बुरी आदत है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज चलेगी तो खराबी हो जाएगी ना। शुक्र है कि हम एसी बंद कर देते हैं। और नहीं तो क्या। अरे माँ जी के साथ तो उनके कमरे में 2 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जाता है, ठंड लगने लग जाती है मुझे तो। अब हम कर भी क्या सकते हैं, अब एसी वाला ससुराल मिला है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। पर ऐसे जरूरत से ज्यादा एसी का इस्तेमाल करना भी तो गलत है ना। हमें कैसे न कैसे करके अपने ससुराल वालों की इस आदत को हटवाना होगा। प्राण जाए पर एसी ना जाए। मुझे नहीं लगता कि इन लोगों की एसी में रहने की आदत जाएगी कभी। कोशिश करके देखी जा सकती है, क्या पता बात बन जाए। पर करे तो क्या करे ये बताओ ना। यही तो सारी बात है, एक साथ सारे एसी भी खराब नहीं कर सकते, वरना ये लोग तो त्राही त्राही कर देंगे। ऐसे ही तीनों बहुएं काफी सोचती हैं, लेकिन उनके दिमाग में कोई तरकीब नहीं आती। दिन गुजरते जाते हैं, तीनों ही अपने ससुराल वालों को बिना एसी के रहने के लिए काफी समझाती, लेकिन कोई भी उन तीनों की बात मानने को तैयार ही नहीं होता। ऐसे ही एसी में रहने की आदत सभी की बढ़ती जा रही थी। एसी में रहने वाला ससुराल दिन रात एसी चलाता रहता। ऐसे ही एक दिन जब ममता आराम से बैठी थी अपने कमरे में, तभी तीनों बहुएं वहाँ आती हैं और बोलती हैं, माँ जी हमें आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? क्या कहना है तुम्हें? मैं कह रही थी ना माँ जी कि आप ऐसे सारा दिन एसी चलाकर रखती हैं, ये ठीक थोड़ी ना बात है। मैंने कितनी बार कहा है बहू तुम्हें, एसी को लेके ना मुझसे कोई बात मत किया करो। माँ जी हम ये नहीं कह रहे कि आप एसी मत चलाइए, पर कम से कम एसी को कभी तो बंद कर दीजिए। जब आप कमरे में नहीं होती हैं, तभी एसी कमरे में चल ही रहा होता है। तो तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं अपने कमरे की एसी बंद करके उसकी कूलिंग को कम कर दूं? तुम जानती हो ना बहू कि मुझे एसी की कूलिंग कितनी ज्यादा पसंद है, मेरे से खाना भी हजम नहीं होता। माँ जी आपको कूलिंग पसंद है, ये बात हम सबको पता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि लगातार एसी चलने की वजह से ब्लास्ट भी हो सकते हैं। कुछ नहीं हो रहा, जब बंद करने का टाइम होता है ना तो मैं बंद कर देती हूँ। जी हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, हम आपका भला ही कह रहे हैं। बहू बस बहुत हो गया, मेरा अच्छा बुरा मैं खुद देख लूंगी, तुम्हें लेक्चर देने की कोई जरूरत नहीं है। ममता अपनी तीनों बहुओं की बेइज्जती करती है और उन्हें वहाँ से भगा देती है, लेकिन उनकी बात नहीं मानती। बेचारी सीमा, अनु और पलक ममता के बाद अपने अपने पतियों को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उन सभी के पतियों का भी वही जवाब होता है जो ममता ने उन्हें दिया था। ऐसे ही एक दिन जब सभी लोग किसी फंक्शन में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो ममता अपने कमरे का एसी चालू ही छोड़ देती है। सभी लोग गाड़ी में बैठ जाते हैं। तभी दिनेश बोलता है, सब कुछ अच्छे से लॉक कर दिया था ना? और एसी बंद थे ना? जी हाँ, हमने हॉल का, कमरे का, किचन का, हर जगह का एसी बंद कर दिया था। हाँ मैंने घूमकर एक बार सारा देख लिया था। माँ जी आपने अपने कमरे का एसी तो बंद कर दिया था ना? हाँ हाँ कर दिया था। चलो चलो, वैसे भी बहुत देर हो गई है, और हाँ ज्यादा टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, चलो अब जल्दी। ऐसे ही सभी लोग घर से निकल जाते हैं। कुछ वक्त बाद ममता के फोन पर उसकी पड़ोसन शांति का फोन आता है और वो बताती है कि उसके घर में आग लग गई है। ये बात सुनकर पूरा परिवार अपने घर पहुंचता है, तो देखते हैं कि उनका पूरा घर आग की चपेट में आ गया है। गली मोहल्ले वाले लोग फायर ब्रिगेड को बुलाकर घर की आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने घर की ऐसी हालत देखकर ममता रोती हुई खुद से बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरा सारा घर जल गया, और तो मेरी एसी भी जल गई होगी। हे भगवान। माँ जी संभालिए खुद को,
हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमारे घर में आग लगी कैसे। अरे और कैसे? तुम्हारी एसी की वजह से आग लगी है तुम्हारे घर में। एसी की वजह से? पर हम तो सारे एसी बंद करके गए थे ना। हो ही नहीं सकता, तुम्हारे घर में कोई न कोई एसी पक्का चालू था। माँ जी, कहीं आपके कमरे का एसी चालू तो नहीं था ना? आपको अच्छे से याद है ना कि आपने एसी बंद कर दिया था या नहीं किया था? अरे बस करो, चुप भी करो। यहाँ पे मेरा पूरा घर जल चुका है और तुम्हें अभी भी मेरी एसी की पड़ी है। जैसे तैसे करके आग को बुझाया जाता है। सभी लोग घर के अंदर आते हैं। पता चलता है कि ममता के कमरे का एसी ब्लास्ट हो चुका था और उसी की वजह से पूरे घर में आग लग चुकी थी और इतना बड़ा नुकसान हो गया था। तभी सीमा बोलती है, जी देख लिया ना आपने, लगातार एसी चलाने का नतीजा। मैंने कितनी बार आपसे कहा था आप अपने कमरे का एसी बंद कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपने तो मेरी बात सुनी ही नहीं। जाते वक्त भी हमने आपसे पूछा था, लेकिन तब भी आपने यही कहा था कि एसी बंद है। बताइए माँ जी, अब क्या किया जाए? मैंने आप सबसे झूठ बोला था। मुझे पता था कि घर में एसी चालू है और मैंने चालू इसलिए किया था ताकि मैं बाहर से जब भी घर में आऊं तो रूम मुझे कूलिंग में मिले। बस इसी वजह से ना मैं एसी ऑन करके चली गई। माँ जी, अब आप खुद ही देख लीजिए, पूरा दिन एसी में रहने का नतीजा क्या मिला है हम सबको। अभी भी वक्त है माँ जी, अपनी आदत को बदल लीजिए, वरना आज तो हम सब बच गए हैं, अगली बार हम सब मर जाएंगे। फिर ना एसी होगा और ना एसी चलाने वाले होंगे, ना घर होगा ना घर वाले होंगे। अपनी तीनों बहुओं की बातें सुनकर ममता और बाकी सभी को भी अपनी गलती का एहसास होता है। खूब सारा पैसा लगाकर फिर से घर की हालत को सुधारा जाता है और घर में नए एसी लगवाए जाते हैं। लेकिन अब इस घर में एसी तभी चलता था जब जरूरत होती थी। व्यर्थ में कोई भी एसी नहीं चलाता और जाने से पहले भी सभी एसी को बंद करके ही घर से बाहर जाते। सुरीली बहुत ही सीधी औरत थी। वो जल्दी अपनी बहू को कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी बहू माधुरी उतनी ही टेढ़ी थी, जो अपनी बात और अपने गुस्से के आगे किसी को नहीं देखती थी। एक दिन सुरीली का बेटा अनुज अपनी माँ और पत्नी के पास आता है। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर आप लोगों को बहुत खुशी होगी। अच्छा जी, कैसी खुशखबरी? आपकी लॉटरी लग गई है या आपकी सैलरी बढ़ गई है? तुम तो हमेशा पैसों के पीछे ही पड़ी रहती हो, कभी पैसे के अलावा भी कुछ और सोच लिया करो। आप मानिए या ना मानिए, लेकिन बिना पैसे के कुछ नहीं है। अगर आपके हाथ में पैसा है ना तो सब है, वरना कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ देवी, मैं समझ गया तुम्हारी बात। अब मैं अपनी बात बोलूं? हाँ बोलो जी, मैंने कब रोका है आपको? आपकी आदत ही हर बात पर मुझे बोलने की है। ये तुमने गलत बोला, क्योंकि सुनाने की आदत मुझे नहीं तुम्हें है। इसलिए माँ हमेशा बोलती है कि मुझे बात बात पर सुनाने वाली बहू मिली है। अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों बहस करना छोड़ो और मेन बात पर आओ। अनुज बेटा, तुझे क्या खुशखबरी सुनानी है, बता मुझे। माँ, मुझे ऑफिस की तरफ से फैमिली टूर का ऑफर मिला है। हमारे सर मनाली में अपना खुद का होटल खोल रहे हैं, जिसके कारण उन्होंने अपने सभी ऑफिस के स्टाफ को कुछ दिनों के लिए वहां रहने और घूमने के लिए ऑफर किया है, वो भी पूरी फैमिली के साथ। मनाली का नाम सुनकर माधुरी बहुत खुश हो जाती है और कहती है, वाओ, हम सच में मनाली जाएंगे घूमने के लिए? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मेरा कब से सपना था कि मैं मनाली घूमूं, लेकिन नसीब ही नहीं हुआ। आप मुझे लेकर गए ही नहीं। तब नहीं ले गया तो अब ले जा रहा हूँ। इतनी निराश क्यों हो रही हो? आप नहीं जा रहे, आपके बॉस आपको फ्री में भेज रहे हैं तो आप जा रहे हो, वरना कभी सपने में भी नहीं जाते। यही बोलते कि यार पैसे नहीं है, इतनी दूर कौन जाएगा। बात बात पर सुनाती हो, कोई मौका नहीं छोड़ती हो तुम सुनाने का, फिर चाहे खुशी का माहौल हो या दुख का। तुम्हें तो सुनाने से मतलब है सिर्फ। अब मुझे मेरी आदत का ताना बाद में मारना। पहले मुझे ये बताओ कि हम सबको मनाली कब जाना है? कल सुबह सभी ऑफिस के स्टाफ वालों के लिए एक बड़ी सी बस बुक होगी, उसी के साथ निकलना है। तब तो हम दोनों को रात में ही पैकिंग करनी पड़ेगी। सिर्फ हम दोनों ही क्यों? अरे माँ भी तो जाएगी ना हमारे साथ। ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अब माँ जी की घूमने की उम्र थोड़ी है, बल्कि पूजा पाठ करने की है। क्यों माँ जी, सही कहा ना मैंने? बहुत ठीक कह रही है बेटा, मैं क्या करूँगी जाकर, तुम दोनों जाओ और घूमाओ। नहीं माँ, अगर आप नहीं जाओगी तो कोई नहीं जाएगा। नहीं नहीं माँ जी, आप हमारे साथ चलिए, वरना सारा प्रोग्राम ही खराब हो जाएगा। अब सही बोला तुमने। अब एक काम करो,
तुम जाकर मेरी और अपनी पैकिंग करो, मैं माँ की पैकिंग करवा के आता हूँ। अनुज अपनी माँ को लेकर उसके कमरे में जाता है और उसकी सारी पैकिंग करवाता है। वहीं दूसरी तरफ माधुरी अकेली अपनी सारी पैकिंग करते हुए बड़बड़ा रही होती है। ये मेरी सास नहीं बल्कि मेरे जीवन का ग्रहण है। जब देखो मेरा पति बस अपनी माँ की ही गुण गाता रहता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि जब जिंदगी भर माँ का ही पल्लू पकड़ कर रहना है तो शादी करने की जरूरत ही क्या थी। माधुरी जैसे तैसे करके अपना और अनुज का सारा सामान पैक करके आराम से सो जाती है और अगले दिन उठकर जल्दी से तैयार होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी अनुज की आंख खुलती है और वो जॉगिंग पर जाने के लिए नीचे आता है और माधुरी को देखता है। तुम इतना तैयार होकर बैठी हो, कहीं जा रही हो क्या? अनुज जी, आप कितना जल्दी भूल जाते हो ना। कल ही तो आपने कहा था कि हम सब मनाली जा रहे हैं, इसलिए मैं जल्दी से तैयार हो गई। हे भगवान, हाँ मुझे याद है कि हमें मनाली जाना है, लेकिन अभी उसमें समय है और तुम इतनी सुबह ही तैयार होकर बैठ गई। अनुज, आप मुझे कल से पागल बना रहे हैं। अब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है आपके ऊपर। आप मुझे कल टाइम नहीं बता सकते थे। कोई बात नहीं, अगर तुम तैयार हो भी गई हो तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वैसे भी तुम्हें तैयार होने में तो बहुत समय लगता है। अब जाकर कुछ अच्छा सा नाश्ता बना लो, थोड़ी देर में खा पी कर निकलना है। आपकी बात ना मेरे समझ में नहीं आती है। अब मैं इतनी तैयार होकर रसोई में जाऊं आपके लिए नाश्ता बनाने? मैं आपको पागल दिखाई देती हूँ क्या? मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। मत जाओ, सुबह सुबह उठते ही सुनाना चालू कर देती हो, जैसे नाश्ता बनाने को नहीं बोल दिया बल्कि कुछ बड़ा काम करने को बोल दिया हो। अनुज जॉगिंग के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर सभी तैयार होकर मनाली के लिए निकल रहे होते हैं। तभी सुरीली एक बड़ा सा लंच बॉक्स लेकर आती है, जिसे देखते ही माधुरी अपनी सास को सुनाने लगती है। माँ जी, अब ये क्या है? आप सच में ना बिल्कुल गंवार हो। इतना बड़ा लंच बॉक्स क्यों पैक किया है आपने? हम पार्क में पिकनिक मनाने नहीं जा रहे हैं बल्कि मनाली घूमने जा रहे हैं। मैं जानती हूँ बहू, लेकिन जब हम सब बस में बैठेंगे तो हमें भूख लगेगी और मेरे बेटे को बहुत भूख लगती है। उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। इसे कहते हैं माँ, जब मैंने सुबह तुमसे खाना बनाने को बोला तो तुमने नहीं बनाया, लेकिन माँ को देखो, उन्होंने पूरे रास्ते के लिए खाना बना दिया। इसलिए उन्हें सुनाने से पहले खुद को देखो। सिर्फ हमेशा दूसरों के सामने चिल्लाने से और सुनाने से इंसान सही साबित नहीं होता है। चलो माँ। थोड़ी देर बाद अनुज अपनी फैमिली को लेकर बस स्टैंड पर पहुंचता है और बस के आते ही सभी उसमें बैठकर मनाली के लिए निकल जाते हैं। एक दूसरे से बात करते और हंसते गाते सभी मनाली पहुंच जाते हैं और अपने अपने कमरे में पहुंचते हैं। अनुज सुरीली को सारी चीजें समझा रहा होता है, जिसे सुनकर माधुरी हंसते हुए कहती है, आप तो कहते हैं कि आपकी माँ बहुत समझदार है, तो फिर इन्हें ये सब चीजें समझाने की क्या ही जरूरत है? वो खुद समझ जाएंगी। आप चलिए जल्दी से अपने कमरे में, मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ बेटा, तू जा, बहू को कमरा दिखा दे। मैं धीरे धीरे सब सीख लूंगी। इतनी दूर से आई है तो थक गई होगी। माँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं आपके बगल वाले कमरे में ही हूँ, आप आ जाना। ठीक है बेटा, मैं आ जाऊंगी। तू मेरी इतनी चिंता मत कर। अनुज और माधुरी अपने कमरे में चले जाते हैं। सुरीली थोड़ी देर कमरे में आराम करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती और वो अपने बेटे को बुलाने के लिए अपने कमरे के बगल वाले कमरे में जाती है और बिना बेल बजाए ही कमरे में चली जाती है। उसे देखते ही कमरे के अंदर के लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर अनुज और माधुरी कमरे से बाहर आते और सुरीली को किसी और के कमरे में खड़ा देखकर उन्हें समझाकर अपने कमरे में लेकर जाते हैं। माँ जी, आपके अंदर किसी भी चीज की तमीज है या नहीं? आप शांति से अपने कमरे में नहीं रुक सकती थी क्या? क्या जरूरत थी किसी और के कमरे में घुसने की आपको? बहू, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, लेकिन कुछ गलती इसमें तेरी भी है। उस दिन मेरा बेटा मुझे समझा रहा था तो तूने समझाने नहीं दिया और अब मुझ पर चिल्ला रही है। माँ जी, आप अपनी गलती मेरे ऊपर थोप रही हो। हम दोनों ने आपको बताया था कि आपके कमरे के बगल में है हम। लेकिन बहू, तुम लोगों ने ये नहीं बताया कि उल्टे साइड या सीधे साइड किस तरफ है तुम्हारा कमरा। आपका क्या है माँ जी? इतना भी किसी को गवार नहीं होना चाहिए। बिना बात के सभी लोगों के सामने इंसल्ट करवा दिया आपने, और कुछ नहीं। अब बस भी करो, तुम्हें तो बस माँ को सुनाने का बहाना चाहिए।
और माँ, अब आप कहीं भी जाएंगी तो हम दोनों में से कोई एक इंसान आपके साथ होगा और हमारा कमरा सीधी तरफ है। आपको जरूरत हो तो आ जाना। ठीक है बेटा, मुझसे गलती हो गई है, आगे से ध्यान रखूंगी। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं। दिन बीतते हैं और सभी मनाली में अच्छी अच्छी जगह घूमते हैं। तभी एक दिन सुरीली माधुरी के पास आती है और उससे मार्केट जाने के लिए कहती है। बहू, मेरे साथ मार्केट चल ले, मुझे अपनी कुछ दवाइयाँ लेकर आनी है, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, मैं कहीं नहीं जाने वाली हूँ। इतना घूम लिया है आपने, लेकिन अभी तक आपको यहाँ के रास्ते याद नहीं हुए। आप इस टाइम सब पर एक बोझ के सिवा और कुछ नहीं हो। सुरीली माधुरी के कमरे से बाहर आ जाती है और खुद ही मार्केट के लिए निकल जाती है। वो मार्केट में तो पहुंच जाती है, लेकिन वापस आते हुए रास्ता भूल जाती है। सुबह से शाम होती है, लेकिन वो घर नहीं लौटती। अनुज और माधुरी उसे ढूंढने के लिए मार्केट जाते हैं। बाहर ढूंढने के बाद वो उन्हें एक सड़क पर बैठी मिलती है। अपने बेटे से मिलकर वो उसे सारी बात बताती है। तुमने जो आज किया है उसके बाद मेरा भरोसा तुम पर से पूरी तरह से उठ गया है। अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तब भी तुम यही करती क्या? जितना तुम इन्हें सुनाती हो उतना अगर प्यार से समझाओगी तो परेशानी ही खत्म हो जाएगी। अनुज की बातें सुनकर माधुरी को अपनी गलती का एहसास होता है और वो दोनों से माफी मांगकर उनके साथ प्यार से रहने लगती है। और उस दिन के बाद से वो सभी को बिना बात के सुनाने वाली आदत में भी बदलाव करने की कोशिश करती है।